मत करो। चलिए, आज क्वेश्चन आंसर है और इनके साथ ही आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है ना? ठीक, तो आप इसकी देखिए परिभाषा लिखने के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 62 पर। 62 पे आ जाइए बच्चों। आ गए? सारे बच्चों ने बुक खोल रखी है बेटा? यस मैम। हाँ, पेज नंबर Yes, 62 पे आ जाइए, जहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये भी कर सकते हो, जो परिभाषा मैंने लिखवाई थी, या करके लिख सकते, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं से मेल हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट? यस मैम। चलिए, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने का क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? जो मैंने आपको बताया था ना, 1990s तक हमने अवरोध लगाए थे, यानी वेरियस ट्रेडिंग बैरियर्स, जिसे ट्रेड बैरियर्स कहते हैं, व्यापार रोधक, तो उनको हमने लगाया था 1990 तक, और उसके बाद 1991 के बाद हमने वो बैरियर्स हटा दिए थे। तो क्यों हटाए थे और क्यों लगाए थे, ये मैंने आपको समझाया था। तो उसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए पेज नंबर 64, तो यहाँ से लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ से, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। तो ये इतना पैराग्राफ में आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। इस पैराग्राफ के आगे ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में डाल सकते हैं कि व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। उसके बाद उसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया कि व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अब एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कहाँ से शुरू करेंगे वो देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने मिला व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, क्यों लगाया था। अब आता उसका हाफ क्वेश्चन आता है कि क्यों हटा लिया था। तो आप नीचे आ जाएंगे पैराग्राफ में। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। ये महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया और इसलिए 1991 में ये व्यापार अवरोधक हटा दिए गए।
हो गया बच्चों, हो गया आपका? बोलिए। यस। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? श्रम कानूनों में जो लचीलापन होता है उसमें कंपनियों को क्या लाभ मिलता है? इसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि कई उद्योग ऐसे होते हैं जो सीजनली होते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो ये गन्ने जब आते हैं तभी होती है। अगर श्रम कानूनों में, है ना, लचीलापन नहीं होगा तो इन्हें परमानेंट लेबर रखने पड़ेंगे, जिससे इन उद्योगों को नुकसान होगा। इसलिए उनमें थोड़ा लचीलापन लाया गया है, ताकि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार लेबरों की संख्या घटा सके या बढ़ा सके। समझ में आ गई बात? हाँ Yes, बच्चों, ma'am. यस मैम। चलिए। नहीं, वैसे तो मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको इन सारे क्वेश्चंस की, समझ लो आप पहले। दूसरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? इधर आ जाइए, जो मैंने बताया था ना, उत्पादन इकाई कैसे स्थापित करती हैं? जहां मार्केट अच्छे होते हैं, जहां पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं, जो कंपनियां घाटे में जाती है उनको अपना नाम दे देती हैं। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, जैसे कि आप सोच लीजिए साइकिल बनाने का उद्योग, कुछ टायर अलग बनता है, उसका फ्रेम कहीं अलग बनता है, तो ऐसे कई छोटे छोटे उद्योगों को ऑर्डर दे देती है और अपने नाम से उनको असेंबल करके बेच देती है। तो इस तरीके से ये उत्पादन, आप इधर आ जाइए, मैं बताती हूँ कहाँ पर है इसका आंसर। पेज नंबर 57 पे आ जाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर, आप लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करती है, या ऐसे लिख सकते हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन इकाई निम्न स्थानों पर स्थापित करती हैं। कैसे लिखोगे? पहले हेडिंग कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाई निम्न स्थानों पर ही स्थापित करती हैं। पहला देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के निकट हो। मिल गया? नजदीक हो। मिल गया है? दूसरा पॉइंट, यस मैम। जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। मिल गया? मिल गया सबको? उसी के आगे यस मैम। यस तीसरा मैम। पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं जो उनके हितों की देखभाल करती हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पर, देख लीजिए। कभी कभी, सेकंड साइड में आ जाइए, 5वां पॉइंट, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। 5 हो गए। छठे पॉइंट के लिए 58 पेज पर आ जाइए। ठीक है, इधर आप लिखेंगे कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनी को खरीद लेती हैं। ठीक है, छठा पॉइंट हो गया बच्चों। 7वां पॉइंट, नीचे आ जाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से, लास्ट वाला पैराग्राफ, उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान, ऐसे उद्योग हैं। हो गया ये क्वेश्चन? बोलिए। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकसित देश
विकासशील देशों में से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, जापान है, इनको बोलते हैं हम विकसित देश। तो ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री से जो बैरियर्स हैं उनको हटा दें। ठीक, हम भी ये चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री से हटा दीजिए। तो क्या इनको ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए। अगर हमसे आप चाह रहे हैं कि बैरियर हटाना है तो आप भी अपना बैरियर हटाए। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, ये क्या करती है? आपसे तो हटवा लेती है, ठीक, लेकिन अपनी कंट्री में बैरियर लगाए रखती हैं। तो ये गलत है, ये न्याय संगत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी जो देश है वो छोटे देशों पे अपना निवेश करें। ठीक, क्या आप मानते हैं कि विकासशीलों की ये जो मांग है वो सही है? हम कहेंगे नहीं, बराबर होना चाहिए। अगर वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था उनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अधिकांश बड़े देश क्या करते हैं, जो छोटे देश होते हैं, जो अनडेवलप्ड होते हैं, वहां पर जाकर वो अपना व्यापार तो फैला देते हैं, लेकिन उस कंट्री के व्यापार को अपने देश में नहीं आने देते। तो ये एक गलत बात है। समझ में आ गया? चलिए, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, ये कल मैंने आपको समझाया था। उपभोक्ता के लिए अच्छे, बड़े उत्पादकों के लिए अच्छे, लेकिन छोटे उत्पादकों के लिए, श्रमिकों के लिए वैश्वीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा है। ये जो क्वेश्चन मैं बुक में नहीं है वो मैं आपको पीडीएफ बना के भेजूंगी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण को कैसे सहायता पहुंचाता है? ये तो सीधी सी बात है। अगर उदारीकरण यानी हम सबको परमिशन देंगे कि आप हमारी कंट्री में आइए और व्यापार कीजिए, तो इससे क्या होगा? वैश्वीकरण बढ़ेगा, हम दूसरे देशों के साथ मिलते चले जाएंगे। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश वैश्वीकरण को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैम बच्चों को इन कर लीजिए। ये लेट कैसे हुए? मैंने क्या कहा था कि मैं 10 बजे के बाद नहीं करूंगी इन, कहा था मैंने, बोलिए, कहा था जैसी 10। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया था आपके समझ में आ गया कि वैश्वीकरण जो विदेशी निवेश है वो वैश्वीकरण के लिए सबसे ज्यादा सहायता पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर ये आपको करना है, ठीक है? आप खुद कल्पना कीजिए, जिस रफ्तार से वैश्वीकरण बढ़ रहा है, आगे के 20 साल में क्या होगा? क्या होगा बताओ? हाँ मैम हो सकता है हमारा देश ज्यादा डेवलप हो जाए और उसे वैश्वीकरण की इतनी जरूरत ना पड़े। नहीं बेटा, वैश्वीकरण तो पड़ेगी ही जरूरत। ये एक वहम है कि हम वैश्वीकरण से दूर हो जा सकते हैं, बल्कि ये हो जाएगा हम और हमारा एरिया छोटा हो जाएगा। जो वर्ल्ड हमें बहुत बड़ा सा लगता है, आज हम कहते हैं सिकुड़ गया वर्ल्ड, वो और सिकुड़ जाएगा। अब दूसरे देश की कोई भी घटना होती है हमें अब प्रभावित करती है, 20 साल में हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम उसी कंट्री में बैठे हुए हैं। समझ में आई बात? ये अपने विचार खुद पक्ष में भी दे सकते हो, विपक्ष में, ये आप फ्री है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आप दो लोगों का तर्क करते हुए पाते हैं, एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? ये भी आपको ही करना है। एक व्यक्ति कह रहा है
वैश्वीकरण नुकसान पहुंचाता है, दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण डेवलपमेंट देता है। तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए। मैम वैश्वीकरण ने विकास भी किया है और हमारे देश को हाँ, क्षति भी पहुंचाई है। क्षति, तो उनको क्लियर करेंगे कि कहाँ पर क्षति पहुंचाई है और कहाँ पर विकास किया है। तो इसका मतलब है कि हमें वैश्वीकरण के लाभ और हानि लिखने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या कहना है, वैश्वीकरण में क्या क्या लाभ है और क्या हानियां है। समझ में आगे बात। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। ठीक है, ये डैश की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वैश्विक वैश्वीकरण से। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प मतलब ऑप्शन। आज आप एक मोबाइल जाते हो खरीदने, दसियों कंपनियों के आ जाते, क्यों आ जाते? वैश्वीकरण के कारण। तो पूछा है ये विकल्प है, ये किस प्रक्रिया के कारण है? वैश्वीकरण के कारण। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है? व्यापार व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है क्योंकि, बोलिए, उन्हें भारत लाभ हो रहा है। हाँ, भारत में श्रम उन्हें लाभ मिल रहा है, श्रम भी कम मैम क्योंकि उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। क्योंकि उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते डैश और डैश के प्रभाव का अर्थ है। बताइए क्या आएगा? मैम सेकंड वाले हाँ? में तो वैश्वीकरण नहीं था। और पहले वाले में बोलिए। बोलिए, अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं, क्या है? विदेशी व्यापार और वैश्वीकरण के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम विकल्प उपलब्ध होना। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे। सही जोड़, सही विकल्प आप चयन करेंगे, ये आपका होमवर्क है। बाकी क्वेश्चन जो नहीं हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इनके नोट्स वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। ठीक है बेटा।